गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है और जो स्क्रीन पर लिखा है वो अच्छे से सुनाई दे रहा है। गुड इवनिंग, सभी लोग बताइए। बिल्कुल वॉइस क्लियर है, सभी को स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? थ्योरी पार्ट को भी आप लोग कवर कर रहे हो ना? सभी लोग बताइए, कमेंट कीजिए और एक जगह शांति जगह पर बैठिए और क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर करो। क्वेश्चन को यहाँ पर समझना है और उसका आंसर करना है। ठीक है, लास्ट में हम लोग फिर फाइनल एनालिसिस करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका आज की क्लास में करेक्ट हुआ है। तो सभी लोग ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिए और अगर जहाँ पर आपको नया पॉइंट मिलता है उसको नोट करेंगे। सभी लोग उसको नोट कीजिएगा, उसको एक पेज लीजिए, कॉपी और पेन लीजिए और उस पर नोट कीजिएगा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं क्या बोली कि जितना आपको नया पॉइंट मिलता है आप उसको एक पेज और कॉपी ले मतलब कॉपी और पेन लीजिए और उस पर नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यूज़ को करने जा रहे हैं और वो है टीकों द्वारा रोके जाने वाली बीमारियां। ठीक है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में हम उसको वैक्सीन्स लगाकर रोक सकते हैं, है ना। कई ऐसे वैक्सीन्स हैं जो क्या करते हैं, वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को लगाने के बाद वो कई बीमारियों से प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, बचाया जाता है, रोकथाम किया जाता है। ठीक है, कई बीमारियों से, डिजीज से रोकथाम करने के लिए हम वैक्सीन्स लगाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन और ऐसी बीमारियां जो टीके लगाने से रोके जा सके, इनके बारे में आज की क्लास में हम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्षय रोग का प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले समझिए क्षय रोग क्या है। देखिए, क्षय रोग को इंग्लिश में हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो एक लंग्स का, फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो एक लंग्स का, फेफड़े का होने वाला इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन होता है। ये ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में और भी जगह पे फैलता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को ही हम हिंदी में क्षय रोग कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। इस बीमारी को करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो टीबी बीमारी यानी क्षय रोग को करता है। ये क्षय रोग लंग्स में होने वाला एक इन्फेक्शन माना जाता है या है। ठीक है, चलिए, तो आज इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कफ आता है और
कफ आता है और क्या होता है, कफ आता है और कफ के साथ कभी कभी ब्लड भी दिखाई देता है उसमें। ठीक है, कफ के साथ खांसी के साथ ब्लड भी दिखाई देता है। तो इस तरह से ये बीमारी काफ़ी ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाला है। ठीक है, ये क्या है, कंटामिनेटेड, ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक बीमारी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में छींकने, खांसने, बोलने के थ्रू ये आसानी से फैल सकता है। तो ये हो गई टीबी के बारे में। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका कारण पूछा है आपसे, इसका कारण जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको बता दी हूँ। अब आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग का संचरण किस माध्यम से होता है। कहने का मतलब जो टीबी की बीमारी है वो कैसे फैलता है। तो देखिए, ऑप्शन में है दूषित जल से, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से, कीट के काटने से, या त्वचा संपर्क से। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हाँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से क्या होता है, क्षय रोग की बीमारी ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से आसानी से फैलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा हम वैक्सीन देते हैं, कौन सी वैक्सीन हम लगाते हैं टीबी से बचाने के लिए। सभी लोग इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी या टीटी। चलिए अपना अपना आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ, ये कौन से वैक्सीन लगता है इस बीमारी से बचाने के लिए, बीसीजी का वैक्सीन लगता है। बीसीजी के वैक्सीन के बारे में ये समझिए कि ये जो है बर्थ के समय, एट द बर्थ के जन्म के समय लगता है। जैसे ही जन्म होता है उसके 24 घंटे के अंदर, और नहीं तो फिर इसको 1 साल के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, टिल 1 ईयर। ठीक है, जब 1 साल पे हम लगाते हैं तो इसको हम डोज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। पहले हम 0.0 इसका हम 5 ml लगाते हैं, और इसका रूट जो होता है वो इंट्राडर्मल होता है। ये हो गया इसका डोज और ये हो गया इसका रूट। ठीक है, तो रूट इसका इंट्राडर्मल होता है, यानी स्किन के सबसे ऊपरी लेयर पे इसको हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। वहीं पर जब हम 1 साल के अंदर लगाते हैं तो वो 0.1 ml लगता है। ठीक है, 0.05 से ये बढ़ गया 0.1 ml। ठीक है, ये भी हम कैसे लगाएंगे, इंट्राडर्मल लगाते हैं। मोस्टली ये एट द बर्थ लगाया जाता है, और ये टीबी के इन्फेक्शन से बच्चे के अंदर बचाने के लिए लगाते हैं वैक्सीन को। इसके लगाने के बाद क्या बनता है, ये आर्म्स पे लगाया जाता है, अपर आर्म्स पे, और इससे ब्लिस्टर बनता है, फफोला जैसा बन जाता है। क्योंकि जब भी डर्मिस में कोई भी एंटीजन हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर फूल जाएगा। ठीक है, इस तरह से फूल जाएगा, तो ये डर्मिस लेयर में लगता है। चलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बीसीजी का फुल फॉर्म समझिए, बैसिले कालमेटिक ग्यूरिन। ठीक है, बैसिली कालमेटिक ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। चलिए, आपके पास ऑप्शन है दाहिने हाथ में, बाएं ऊपरी भाग में, बाह में, दाहिने पैर में और बाएं जांघ में। बताइए बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। बिल्कुल, शरीर के किस भाग में लगाया जाता है ये बीसीजी का टीका। ये आपका लेफ्ट हैंड के लेफ्ट आर्म में ऊपरी भाग में लगाया जाता है। ठीक है, बाएं में। तो ये क्या है, बाएं ऊपरी बाह में लगाया जाने वाला टीका होता है इंट्राडर्मली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बीसीजी लगाने के बाद टीकाकरण स्थल पर क्या होता है। चलिए, अब जैसे ही जहाँ पर टीका लगा उस जगह पे कैसा हो जाता है। जब बीसीजी लगता है वैक्सीन, तो मैं आपको क्या बताई कि वहाँ पर कैसा हो जाता है। ऑप्शन में है कोई परिवर्तन नहीं होगा, फोड़ा बनता है, हल्का घाव या दाग रह जाता है, या फिर बड़ा अल्सर बनता है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। हाँ, मैंने क्या बताया था, हल्का मतलब इसमें घाव जैसा फोड़ा बनता है, लेकिन ये बाद में क्या हो जाता है, दाग रह जाता है ना। फिर हमें मतलब एक क्या है, स्किन के ऊपर बाह पे हम देखते हैं एक दाग की तरह, वो बीसीजी का ही होता है। तो ये यहाँ पर समझने वाला बात है कि हल्का तो घाव बनेगा, फोड़ा बनेगा, उसके बाद दाग भी रह जाएगा। तो ये चीज़ को मेंशन किया है, वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गलघोंटू का क्या कारण है। गलघोंटू जो बीमारी होता है बच्चों में, तो इसका क्या कारण होता है। ऑप्शन में है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। इसका आंसर कीजिए सभी लोग कमेंट में। हाँ, गलघोंटू का क्या कारण होता है। हाँ, गलघोंटू क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। गले में इसमें क्या हो जाता है कि गले में क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे के अंदर, और क्या होता है, खांसी आता है। बच्चे का ये जो गला है इसमें मतलब एक मेम्ब्रेन बन जाता है, झिल्ली की तरह बन जाता है, जिसको हम डिप्थेरिया कहते हैं। तो ये डिप्थेरिया बीमारी जो होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरियाई नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसके कारण ये एक बैक्टीरिया है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो इसके कारण ये होता है गलघोंटू बीमारी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गलघोंटू में गले में कौन सी झिल्ली बनती है। देखिए, इस बच्चे के गले में क्या होता है, एक पतला झिल्ली बनता है सफ़ेद रंग का, उजले रंग का, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक पतली सी उजला झिल्ली बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गलघोंटू बीमारी कहते हैं। इसमें बच्चे को काफ़ी गले में दर्द होता है, खाना निगलने में दिक्कत होता है, पानी निगलने में दिक्कत होता है, तो बोलने में भी तकलीफ होता है। तो ये एक क्षय झिल्ली होता है, इसलिए इसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चे को जब हम आ करने के लिए बोलते हैं, तो उसके हम ऊपर से ही थोड़ा अगर माउथ के अंदर देखें, तो हमें एक उजला तरह का परत दिखाई देता है, जिसे हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गलघोंटू से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। हाँ, गलघोंटू से बचाव के लिए हम कौन सा टीका देंगे।
ऑप्शन देखिए, ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी या टीटी। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा इसमें सही है? कौन सा इसमें सही है? बिल्कुल, इसमें जो डीपीटी वैक्सीन होता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये 3 अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए एक में ही कंबाइन करके वैक्सीन दिया जाता है बच्चे को, ताकि वो 3 बीमारियों से बचा सके। ठीक है, ओपीवी है वो पोलियो से बचाता है, बीसीजी टीबी ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, और टेटनस टेटनस बीमारी से बचाता है। ठीक है, टेटनस टॉक्साइड। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस वैक्सीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गलघोटू मुख्यतः किस आयु के समूह में को ज़्यादा प्रभावित करता है? मतलब कौन से एज ग्रुप वाले बच्चे रहेंगे जिनमें ये बीमारी देखने को मिलता है? चलिए, सभी लोग बताइए किनमें ये सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिलता है? गलघोटू मुख्यतः किस आयु समूह को ज़्यादा प्रभावित करेगा? ऑप्शन में है नवजात, 1 से 5 वर्ष के बच्चे, वयस्क या वृद्ध। हाँ, कौन सा होगा? जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा डिप्थेरिया होने का चांस होता है। ठीक है, 1 से 5 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा डिप्थेरिया, गलघोटू होने का चांस होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि गलघोटू की जटिलता में सबसे गंभीर कौन सी है? मतलब कॉम्प्लिकेशन की बात की गई, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन की बात की गई कि जो गलघोटू होता है, वो जो डिप्थेरिया है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? जो गले में इन्फेक्शन है तो वो उसका और ज़्यादा बुरा हालत क्या हो सकता है कि इससे जो है हृदय की बीमारी हो सकती है। हृदय का जो बीच का लेयर होता है, हमारे हृदय के जो बीच का लेयर होता है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और उस मायोकार्डियम में अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसी डिप्थेरिया बीमारी से होता है, जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई है। इसी बैक्टीरिया से हमारे हृदय की दूसरी लेयर में इन्फेक्शन होने का चांस होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमारे हृदय में कोई भी बीमारी होता है तो उसके कारण हमारे पूरे शरीर पे उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हृदय मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि धनुष टंकार का कारण क्या, कौन सी जीवाणु होता है? धनुष टंकार को हम टेटनस कहते हैं, टेटनस। ठीक है, टेटनस का क्या कारण होता है? इसका जो कारण है बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। टेटनस जो बीमारी होता है जिसमें शरीर जो होता है ओपिस्थेटोनिस पोजीशन में आ जाता है। टेटनस की अगर बात करूं तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के नाम से जानते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है कि हमारे जो मसल्स हैं उसमें अस्पाज्म लाता है, मसल्स में ऐंठन लाता है, अस्पाज्म लाता है, और मसल्स जो हमारा मांसपेशी है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण पूरे शरीर का पोजीशन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सिर यहाँ रहेगा और पैर यहाँ, ये कुछ इंद्रधनुष की तरह हो जाता है इसका बॉडी, जिसको हम ओपिस्थोटोनिस पोजीशन कहते हैं। ये टेटनस की बीमारी में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लियर है सभी को? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि धनुष टंकार का प्रमुख लक्षण क्या है, मतलब जिसमें शरीर ऐसे हो जा रहा है इस पोजीशन में, टेटनस जिसको हम कहेंगे, इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें स्पाज्म आ जाता है, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। इसी के कारण जो हमारा हाथ होता है, पैर होता है, जबड़ा होता है, ये सब कड़ा हो जाता है, नहीं खुलता है, मूवमेंट नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन में है त्वचा पर चकत्ते बनेंगे, जबड़े का जकड़ना, खांसी होना या दस्त होना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताइए। हाँ, इसमें क्या होगा, जबड़े जकड़ जाएंगे, क्योंकि मसल्स क्या हो गए, मांसपेशी क्या हो गए, सिकुड़ गए हैं, वो खुद ही जकड़ गए हैं। तो मोस्टली टेटनस में ये सिम्टम, ये लक्षण प्रमुख माना जाता है कि जिसमें शरीर जो हो ओपिस्थोटोनस पोजीशन हो और जबड़े क्या हो जाएंगे, जकड़ जाएंगे। बच्चा जो है मुंह नहीं खोल पाएगा ब्रेस्ट फीड के लिए, चाहे बोलने के लिए, रोने के लिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, बड़ों में भी यही होता है। इसलिए टेटनस का मतलब बच्चों में वैक्सीन लगता है, बड़ों में भी लगता है 6 मंथ के बाद, क्योंकि कहीं अगर कट वट गया है लोहे से, ग्लास से, किसी भी चीज़ से, तो ये जो बैक्टीरिया है ये शरीर में स्पाज्म ला देती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जबड़े का जकड़ना। चलिए, क्लियर है आप सभी को, अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नवजात धनुष टंकार का प्रमुख कारण क्या होता है। जैसे जैसे बच्चे का जन्म होता है, नॉर्मल डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, एनबीडी। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जब वेजाइना से निकलता है, क्रॉस करता है, तो उस कंडीशन में मतलब क्या है, बच्चा का जैसे जन्म होता है तो उसके बाद उसके शरीर में टेटनस हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नवजात धनुष टंकार। ठीक है, इसको हम न्यू बॉर्न टेटनस या न्यू नेट्रम टेटनस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू नेट्रम टेटनस, न्यू नेट्रम टेटनस कहते हैं। ठीक है, टेटनस कहते हैं। अब ये क्यों होता है, टेटनस, टेटनस क्या बताई थी कि जैसे किसी भी चीज़ से कट लग जाता है हमारे शरीर में, जैसे जंग वंग लगा है, इन्फेक्टेड है, तो उस तरह से चीज़ों से अगर कट लगता है तब हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसको काटते हैं। तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है तो अगर वो सही स्टेराइल तकनीक से नहीं कटा है, गंदगी से, किसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट से कट हुआ जो इन्फेक्टेड हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे को जन्म के तुरंत ही बाद टेटनस और उसके मसल्स जो हैं वो कड़े हो जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, इसका आंसर है अस्वच्छ नाल काटने के उपकरण। इसके कारण क्या हो जाता है, बच्चे में टेटनस हो जाता है। अस्वच्छ नाल जब कटता है, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अगर कटता है अस्वच्छता से, साफ सफाई नहीं रहता है, तब बच्चे को टेटनस हो सकता है। क्लियर है सभी को? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि धनुष टंकार से बचाव के लिए कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है धनुष टंकार से बचाने के लिए, कौन सा हम वैक्सीन देते हैं, इसमें कौन सा वैक्सीन देते हैं। ऑप्शन में है हमारे पास बीसीजी, ओपीवी, टीटी और एमएमआर। बताइए कौन सा इसमें से सही आंसर है। धनुष टंकार से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा इसमें हम वैक्सीन देते हैं, बिल्कुल टीटी।
टेटनस जो होता है ना वो हम वैक्सीन देते हैं। टेटनस जो होता है ये वैक्सीन हम देते हैं किस चीज़ से बचाने के लिए? टेटनस से बचाने के लिए। ठीक है, टेटनस टॉक्साइड का, टेटनस टॉक्साइड, टीटी का फुल फॉर्म, इसका हम देते हैं वैक्सीन धनुष टंकार से बचाव करने के लिए। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्लियर है सभी को? अच्छे से दिख रहा है? चलिए इसमें है कि इसके आंसर में दिखना चाहिए। हाँ देखिए, इसमें है कि गर्भवती महिलाओं को धनुष टंकार से बचाव हेतु कितनी बार टीटी लगाया जाता है? ठीक है, जो ये टेटनस का बीमारी है इससे बचाने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में भी टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कितनी बार लगाया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में है 1 बार, 2 बार, 3 बार या हर महीने। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही, 2 बार। ठीक है, 2 बार टीटी टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन लगाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें है कि हाँ कब लगाया जाता है ये देखिए। पहली वैक्सीन लगती है जितना जल्दी संभव हो। ठीक है, जितना जल्दी संभव हो पहला वैक्सीन लगता है, और दूसरा वैक्सीन लगता है कम से कम 4 महीने मतलब कम से कम 4 सप्ताह के बाद। ठीक है, 1 महीना के बाद। जैसे पहला वैक्सीन लगा लिए, पहला वैक्सीन लगाया गया कब? जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुआ है उस टाइम में पहला टीटी का वैक्सीन लग जाता है। और दूसरा जो लगता है वो लगता है इसके टीटी 1 के 1 महीने के बाद, इसके 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद दूसरा वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कुकुर खांसी का कारण कौन है? मतलब जो इसको हम इंग्लिश में पर्ट्यूसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस कहते हैं। जो कुकुर खांसी होता है इसमें बच्चा जो है वो लगातार खांसते रहता है, लंबे समय तक उसकी खांसी होती है, और खांसी में अलग तरह का साए साए का आवाज़ आता है, और मतलब जैसे बार्किंग साउंड आता है और विजिंग साउंड आता है सीटी की जैसा। ठीक है, तो साए साए का उस तरह का आवाज़ आएगा। बच्चा जो है लगातार खांसेगा, बहुत खांसता है इसमें, और ये कई लंबे समय तक खांसता है। तो इस बीमारी का जो कारण है ये एक बैक्टीरिया की वजह से है जिसको हम बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी बैक्टीरिया से होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। बाकी यहाँ पर जो है देखिए, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस से तो टेटनस होता है। ठीक है, कॉरिनियम बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से डिप्थेरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। तो जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है उससे क्या होता है? कुकुर खांसी होता है, पर्ट्यूसिस होता है। ठीक है, पर्ट्यूसिस होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? सभी को अच्छे से क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है कि कुकुर खांसी का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, कुकुर खांसी जो ये होता है पर्ट्यूसिस, इसका मेन सिम्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑप्शन देखिए, श्वसन अवरोध, लगातार तेज खांसी और हुक की ध्वनि, त्वचा पर फफोले, या फिर आंखों से पानी। कौन सा इसका लक्षण दिखाई देता है पर्ट्यूसिस वाले बीमारी में? चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हाँ,
इसका करेक्ट आंसर होगा लगातार तेज खांसी और फूंक की ध्वनि। ठीक है, इसमें ऐसा आवाज आता है कि जैसे मतलब एक जब बच्चा खांसते खांसते बीच में उसको कैसा लगेगा, फूंक फूंक की आवाज आती है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कुकुर खांसी का टीका किसके साथ दिया जाता है। मतलब जो पर्ट्यूसिस है उसका टीका जो वैक्सीन है वो किसके साथ देंगे। ऑप्शन में है ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी और टीटी। सभी लोग कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डीपीटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी डीपीटी। देखिए डीपीटी में क्या होता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ठीक है, और टेटनस, ये तीनों अलग अलग बीमारी से बचाने वाला एक वैक्सीन होता है डीपीटी। ठीक है, ये तीनों बीमारियों से बचाने वाला एक सिंगल वैक्सीन होता है डीपीटी। और यही जो होता है ये पर्ट्यूसिस से भी, कुकुर खांसी को इंग्लिश में हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, तो इससे बचाने के लिए हम डीपीटी ही देते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, है ना। अपना अपना कमेंट करते रहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कि आपको देखिए, इसमें है कि कुकुर खांसी मुख्यतः किस एज वर्ग में होती है। मतलब ये जो खांसी है कौन सी उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन में है नवजात, 1 से 5 वर्ष, किशोर और वृद्ध। बताइए कौन से बच्चे में सबसे ज़्यादा कुकुर खांसी देखने को मिलता है। बिल्कुल 1 से 5 वर्ष के बच्चों में, 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, कुकुर खांसी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी पर्ट्यूसिस देखने को मिलता है। 1 to 5 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि कुकुर खांसी का सबसे अच्छा उपचार क्या है। कुकुर खांसी का सबसे अच्छा उपचार क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन में है आपके पास कि एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल या स्टेरॉइड। बताइए कुकुर खांसी का सही उपचार क्या होगा। देखिए कुकुर खांसी कैसा बीमारी होता है, किसके कारण होता है, ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, इस यानी ये एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो होगा उसी से तो ये ठीक होगा, है ना। तो इसके लिए हम बाकी एंटीवायरल, एंटीफंगल, स्टेरॉइड ये सब क्यों देंगे, हम इसके लिए एंटीबायोटिक देंगे जो बैक्टीरिया को किल करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंटीबायोटिक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कि पोलियो किस प्रकार का रोग है। देखिए पोलियो में क्या होता है, आप लोग बताइए सभी लोग, पोलियो में क्या होता है, पोलियो में क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि पोलियो में पूरा जो शरीर है उसके न्यूरॉन्स में क्या होता है, इफेक्ट आता है और न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाता है और ब्रेन से फिर ये
ब्रेन से फिर ये हमारे बॉडी तक नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि इसमें जो पोलियो वायरस होता है वो डैमेज करता है न्यूरॉन्स को। और जो हमारा ब्रेन हमारे शरीर को कमांड देता है, हमारे हाथ पैरों को सिग्नल देता है, कमांड देता है चलने फिरने का, हाथ उठाने का, खुद से खाने का, तो फिर ये सिग्नल पहुंच नहीं पाता है हाथ पैरों तक। तो इस प्रकार से जो पोलियो वायरस है वो काफ़ी खतरनाक होता है, ये बीमारी करता है जिसमें हमारे हाथ पैर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए समझने वाली बात है कि ये किस प्रकार की बीमारी है। ये किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन में है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या प्रोटोजोअल। तो देखिए पोलियो जो होता है, पोलियो जो होता है, सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिए, पोलियो किस तरह का बीमारी होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? हाँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। पोलियो वायरस के कारण होने वाला ये बीमारी है जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पोलियो का संचरण किस मार्ग से होता है? ठीक है, पोलियो का संचरण जो है, जो फैलता है ये, तो किस मार्ग से होता है? चलिए ऑप्शन में है रक्त से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर कहीं वायरस जो है वो शरीर के अंदर कैसे आता है, इस चीज़ के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में है रक्त, जल जनित या मल मुख मार्ग, वायु या त्वचा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सभी लोग आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल जनित या मल मुख मार्ग, ठीक है। जल जनित या मल मुख मार्ग जो होता है, यानी कि वाटर, गंदे वाटर से भी ये फैल सकता है, ठीक है, गंदे पानी से भी ये फैलता है। और जो मतलब अगर गंदगी से खाना वाना बनाया जा रहा है, हाथ नहीं धोया जा रहा है, तो उसके कारण भी, मुख के द्वारा जो हम खाते हैं उसके द्वारा भी ये वायरस शरीर में जाकर और बीमारी कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल जनित या मलमुख मार्ग। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? सिंपल है, सभी लोग आंसर कीजिए। पोलियो से बचाने के लिए हम कौन सा वैक्सीन देते हैं? हाँ बिल्कुल, ओपीवी, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओपीवी किस रूप में दी जाती है? ओपीवी हम कैसे देते हैं? इसका फुल फॉर्म से क्या लग रहा है? ओपीवी मतलब ओरल, यानी कि ये मौखिक रूप से 2 बूंद जिंदगी का दिया जाता है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है कि पोलियो का सबसे गंभीर परिणाम क्या है? पोलियो का सबसे गंभीर परिणाम क्या होता है? इसका सबसे गंभीर जो परिणाम है पोलियो का, जो सबसे ज़्यादा गंभीर परिणाम क्या होता है, ये ऑप्शन ए में है फेफड़ों की क्षति, अंधापन, अस्थाई लकवा या मिर्गी। बताइए पोलियो से क्या होता है? सबसे लास्ट फेज क्या होगा इससे? बिल्कुल, इससे अस्थाई लकवा मार देता है, ठीक है, पूरी तरह शरीर अब वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, बस जिंदा लाश की तरह इंसान हो जाता है। उसका हाथ पैर काम नहीं करता, चल नहीं सकता, खुद से अपना बेसिक केयर नहीं कर सकता, अपनी बेसिक नीड है वो नहीं फुलफिल कर सकता। नथिंग कैन बी हैपन आफ्टर द परमानेंट पोलियो, ठीक है, क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अस्थाई लकवा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? चलिए सबसे पहले आप लोग समझिए हेपेटाइटिस बी के बारे में। देखिए ये एक ऐसा बीमारी होता है जो हमारे लीवर को इन्फेक्शन करेगा, लीवर में सूजन करता है और ये सबसे ख़तरनाक बीमारी होता है। इसकी मतलब इन्फेक्शन होने के बाद इंसान का जीवित रहना बहुत कम चांस होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम सबसे वाइटल मानते हैं कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, वही हेपेटाइटिस बी बीमारी करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस ही जो होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरस के कारण होने वाला ये बीमारी है। और जो इसका बीमारी का नाम है वही नाम इसके बैक्टीरिया का भी, वायरस का भी होता है। हेपेटाइटिस बी बीमारी है तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हेपेटाइटिस बी का संचरण किससे नहीं होता है? ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन बताना है जिससे कि हेपेटाइटिस बी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगा। तो चलिए ऑप्शन में है रक्त संक्रमण से, या असुरक्षित यौन संपर्क से, दूषित जल से, या संक्रमित सुई से। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिससे कि हेपेटाइटिस बी नहीं फैलेगा। बाकी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसके कारण हेपेटाइटिस बी आसानी से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकता है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूषित जल से, ठीक है। दूषित जल से हेपेटाइटिस भी नहीं फैलता है। बाकी जो रक्त है या असुरक्षित यौन संपर्क है या संक्रमित सुई है, इन सभी से हेपेटाइटिस फैलता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हेपेटाइटिस बी टीके की खुराक कितनी बार दी जाती है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कितनी बार लगता है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो कितनी बार लगता है? सभी लोग बताइए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कितनी बार लगता है? ऑप्शन में है एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, ठीक है। ऑप्शन में ए है, बी, सी या डी। बताइए सभी लोग बताइए। हाँ, इसका कितनी बार देंगे? इसका जो है 3 बार हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है, 3 खुराक होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है? 3 खुराक होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका हेपेटाइटिस बी का 0 डोज होता है, 1 होता है और एक 6 महीने के अंतराल पर तीसरी खुराक दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हेपेटाइटिस बी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? ठीक है, शरीर में किस मार्ग से हेपेटाइटिस बी देते हैं? ऑप्शन में है त्वचा के नीचे, मांसपेशी में, नस में या मौखिक रूप से। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मांसपेशी में, ठीक है। जो मसल्स होते हैं, मसल्स में, डीप मसल्स में ही हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है, सबसे अंदर। ये कितने 90 डिग्री पे मसल्स के अंदर क्या है, इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। खसरा किस प्रकार का रोग है? जो मीजल्स होता है, खसरा जिसको हम कहते हैं, ये किस प्रकार का रोग है? तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। किस प्रकार की बीमारी है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। मीजल्स जो है वो एक मॉर्बिली वायरस बैक्टीरिया मॉर्बिली वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
खसरे का प्रमुख प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? देखिए, खसरा जो होता है, मीजल्स जो होता है, मीजल्स, इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर छोटे छोटे दाने होने लगते हैं और इसमें पूरा शरीर, रेडनेस, ईचिंग, पेन, फीवर, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इसका अब आप लोग बताइए, ऑप्शन में है कि डायरिया होगा, खांसी जुकाम या बुखार होगा, लकवा होता है या मूत्र में संक्रमण होता है। सभी लोग इसका बताइए, खसरे का प्रमुख प्रारंभिक लक्षण कौन सा है? हाँ, इसका सही आंसर है खांसी, जुकाम और बुखार। ठीक है, खांसी, जुकाम और बुखार इसका बिल्कुल सही आंसर है और ये प्रमुख प्रारंभिक लक्षण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद लाल चकत्ते उभर जाते हैं पूरे शरीर पे खसरा में। ठीक है, खसरा एक ऐसा ही बच्चों में होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। खसरे के टीके को किस नाम से जाना जाता है? खसरे का जो टीका होता है, मीजल्स का जो टीका होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, ये तीन अलग अलग बीमारियों से बचाने वाला एक ही वैक्सीन होता है, MMR। ठीक है, तो ये इस नाम से जाना जाता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, तीनों क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाला इन्फेक्शन है, हमारे श्वसन तंत्र में होने वाला इन्फेक्शन है, जिसमें खांसी, तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, ये सब होते हैं। मम्स में क्या होता है? इसमें जो है गलफुल्ली, जिसको हिंदी में कहते हैं, कान के साइड में फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, MMR। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हिब जो होता है वो रोग किसके कारण होता है? हिब रोग किसके कारण होता है? देखिए, हिब का मतलब है, फुल फॉर्म होता है हीमोफाइलस, हीमोफाइलस फिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, ये जो बीमारी होता है, ये हीमोफाइलस नाम के एक बैक्टीरिया होता है, उसके ही कारण होता है। तो कहने का मतलब है कि हीब को करने वाला जो माइकोबैक्टीरियम है, मतलब एक जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हिब संक्रमण का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? हिब जो होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये कौन से अंग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा? यकृत, मस्तिष्क और श्वसन तंत्र, हड्डियाँ या त्वचा? कमेंट कीजिए आप लोग, कौन से अंग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है? बताइए, किस अंग पे सबसे ज़्यादा? बिल्कुल मस्तिष्क और श्वसन तंत्र। जो हमारा ब्रेन होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, हमारे लंग्स, फेफड़े, ये सब, तो उस पे सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, मस्तिष्क और श्वसन तंत्र। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है कि जो हिब है, वो टीका बच्चों को कब दिया जाता है? हिब का टीका कब दिया जाता है? बताइए, ऑप्शन में है जन्म पर, 6 सप्ताह की आयु से, 1 वर्ष की आयु पर, या किशोरावस्था में? सभी लोग बताइए, हिब का वैक्सीन कब दिया जाता है? हिब वैक्सीन कब दिया जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 6 सप्ताह की आयु पर। जब बच्चे 1.5 महीने का हो जाता है,
1.5 महीने का हो जाता है तब हम क्या देते हैं, हिब का वैक्सीन देते हैं, ठीक है। और ये भी जो डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, ये भी कई वैक्सीन्स के मिश्रण में आता है जिसको हम पेंटा कहते हैं, ठीक है। जो पेंटा वैक्सीन होता है उसमें 5 अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन दिया जाता है। इसी के अंतर्गत हिब जो भी हिब वैक्सीन है वो भी आता है। तो ये 1.5 महीने या 6 सप्ताह की उम्र पे दिया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कि सक्रिय प्रतिरक्षण में शरीर को क्या प्राप्त होता है। देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षण जो होता है हमें, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, उसमें हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है। हाँ, सक्रिय है तो इससे क्या होगा, इससे रोगजनक से लड़ने की क्षमता स्वयं विकसित होगी। एक्टिव में क्या होता है, हमारा बॉडी खुद से वर्क करता है, और पैसिव में होता है कि बाहर से हमें मिलता है रेडीमेड किया तैयार किया हुआ। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोगजनक से लड़ने की क्षमता स्वयं विकसित करता है शरीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षण का उदाहरण कौन सा है। एक होता है सक्रिय यानी एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या आता है, जो एक बना बनाया रेडीमेड होता है, जैसे एंटी सीरम और इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या होते हैं, बने बनाए रेडीमेड होते हैं, जो शरीर के अंदर ट्रांसफ्यूज करने के बाद उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बाकी जो ये सब वैक्सीन्स हैं, ये एक्टिव इम्यूनिटी को प्रदान करते हैं। वैक्सीन्स को हम जब बाहर से डालते हैं शरीर में, तो हमारा बॉडी फिर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर इम्यूनिटी बढ़ाता है जब, ठीक है। तो इसमें जो बाकी 3 है वो हो गए एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, और एंटी सीरम और इम्यूनोग्लोबिन हो गए पैसिव या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षण के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। सक्रिय प्रतिरक्षण का प्रभाव क्या होता है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है उसका प्रभाव क्या होता है, सक्रिय प्रतिरक्षण का प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन में है अल्पकालीन, तत्कालीन, दीर्घकालीन, या कोई प्रभाव नहीं होता है। बताइए, ऑप्शन सभी लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। दीर्घकालीन, है ना। जो हमारा शरीर जिस चीज को इम्यूनिटी बनाता है वो लंबे समय तक काम करता है, ठीक है, वो लंबे समय तक काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 39 में है कि नवजात को माँ के दूध से प्राप्त प्रतिरक्षा किस प्रकार की है। जो एक छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको मदर के मिल्क से ही क्या मिल जाता है, इम्यूनिटी मिल जाता है। तो ये किस प्रकार का इम्यूनिटी होता है, ये किस प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ये प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन ये कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो यहाँ ये निष्क्रिय है, माँ के द्वारा बना बनाया एंटीबॉडी जो है वो बच्चे के शरीर में दूध के थ्रू मिल रहा है। तो इसीलिए ये बच्चे का शरीर तो खुद नहीं बनाया, माँ के शरीर ने बनाया और बच्चे को दूध के थ्रू मिल गया। तो इसको हम निष्क्रिय कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें है कि संपर्दंश में तत्कालिक प्रतिरक्षा हेतु क्या दिया जाता है। संपर्दंश में तात्कालिक प्रतिरक्षा हेतु यानी थोड़े टाइम के लिए, जैसे इमरजेंसी के टाइम में बोल रहा है कि जो इमरजेंसी के टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम देते हैं, इंसान का अगर वीक है इम्यूनिटी, तो उस कंडीशन में जो हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए देते हैं वो हम क्या देते हैं। देखिए, ऑप्शन में है डीपीटी, टीटी, एंटीवेनम सीरम या ओपीवी।
चलिए, हाँ सर्पदंश, देखिए सर्पदंश बोला है, इमरजेंसी क्या हुआ यहाँ पर कि सांप ने काट दिया है, स्नेक बाइट हुआ है। तो स्नेक बाइट हुआ है, इस केस में हम क्या देंगे, एंटी वेनम सीरम। ठीक है, जो जहर के खिलाफ, वेनम का मतलब जहर, तो सांप के जहर के खिलाफ हम सीरम देंगे ताकि उसके शरीर के अंदर जो सांप का जहर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, निष्क्रिय हो जाए, उसी के लिए हम एंटी वेनम सीरम देंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? पूरे जगह पे, पूरे इंडिया में अगर वैक्सीन स्टार्ट किया, कब हुआ था ये प्रोग्राम स्टार्ट? बताइए, ये प्रोग्राम हुआ था स्टार्ट 1985 में। ठीक है, 1985 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था सार्वभौमिक टीकाकरण का। क्लियर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है कि जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज, ओपीवी का 0 डोज और बीसीजी, है ना। जन्म के समय यही 3 वैक्सीन लगता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 6 सप्ताह पर कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइए, 6 सप्ताह पे कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है ओपीवी, आईपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब, बीसीजी और एमएमआर, टीटी और बीसीजी और ओपीवी और बीसीजी। 6 सप्ताह, 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना, 6 वीक्स। 1.5 महीना पे क्या क्या लगता है बताइए? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ओपीवी 1 लग जाएगा, आईपीवी लगेगा, डीपीटी लगता है और हेपेटाइटिस बी, उसके बाद हिब भी लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 6 वीक्स पे। ऐसे हम लोग जो जनरल देखते हैं, जनरली वो तो ज़्यादा वैक्सीन नहीं होता है, ओपीवी 1 होता है, आईपीवी, डीपीटी, बस इतना ही होता है ना, और पेंटा स्टार्ट होता है। तो चलिए, पेंटा में ही ये सब आ गया, पेंटा में ही ये सब आ गया ना, पेंटा के अंदर ही डीपीटी और हेपेटाइटिस बी और हिब, ये चीज़ तो पेंटा के अंदर आ गया। और यानी 5 वैक्सीन यहाँ पर हो गए। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ओपीवी तो लगता ही है, ओपीवी 1, आईपीवी लगेगा और पेंटा लगता है ना, यही लगता है 1.5 महीने पे। अब पेंटा में कितने बीमारियों से लड़ने की मतलब मेडिसिन होती है? 5। पेंटा का मतलब 5। कौन कौन सा? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। तो यानी ये पूरा जो ये 3 है ये पेंटा के अंदर आ गया, और इसमें 3 हो गया, ये 2, 5 हो गए, 5 और बाकी ये दोनों हो गए। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे कि खसरा या रूबेला जो होता है, मतलब ये दोनों का, इसका पहली बार कब टीका दिया जाता है? बताइए आप लोग, खसरा या रूबेला का टीका पहली बार हम कब देते हैं? इसका देते हैं 9 मंथ पर। ठीक है, एमआर का वैक्सीन कब लगता है? 9 मंथ पे पहला इसका डोज दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें है कि जो गर्भवती महिला होती है उसको टीटी का पहला टीका कब दिया जाएगा? जैसे ही पता चलता है गर्भावस्था, उसके तीसरे महीने में हम टीटी का पहला टीका दे देते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के तीसरे महीने में हम टीटी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। जो कोल्ड चेन होता है उसका मेन काम क्या होता है? क्यों कोल्ड चेन का यूज़ किया जाता है? उसका उद्देश्य क्या होता है कि हाँ, वैक्सीन की शक्ति को बनाए रखना।
है ना। वैक्सीन की शक्ति को, उसकी पावर को, उसके स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, उसके जो काम है वो उसका एक्टिव रखने के लिए ही हम उसको कोल्ड चेन में रखते हैं ताकि खराब नहीं हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट इसमें है कि जो कोल्ड चेन होता है उसमें वैक्सीन को रखने के लिए कितना तापमान रखा जाता है। बताइए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कितना तापमान रखते हैं? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान हम रखते हैं कोल्ड चेन के वैक्सीन में। क्लियर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कोल्ड चेन का सबसे बड़ा भंडारण उपकरण कौन सा होता है? सबसे बड़ा बड़ा भंडारण जो होता है वो कहाँ होता है? वॉक इन कोल्ड रूम, है ना। बाकी ये सब जो होते हैं इसके कंपेयर में छोटे होते हैं, लेकिन वॉक इन कोल्ड रूम एक रूम की तरह होता है और इसमें पूरा ठंडापन रहता है जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन और वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें है कि ILR का पूरा नाम क्या है? चलिए ILR का पूरा नाम क्या होता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? आइसलैंड बर्फ से मतलब पूरा एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जो पूरे बर्फ से कवर होता है। ठीक है, आइस से कवर होता है। ठीक है, उसमें एक पाइप लगाया हुआ रहता है, उसके अंदर पूरा जमा रहता है बर्फ। ठीक है, उसके आसपास हम वैक्सीन रखते हैं। तो ये इस तरह का होता है जहाँ पर हम वैक्सीन की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं, उसकी कैपेसिटी को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कि वैक्सीन कैरियर का उपयोग किसके लिए होता है? वैक्सीन कैरियर हम क्यों यूज़ करते हैं? वैक्सीन को घर घर टीकाकरण के समय वैक्सीन को ले जाने के लिए, है ना। वैक्सीन कैरियर का यूज़ हम क्यों करते हैं? एएनएम के द्वारा ये होता है यूज़। तो घर घर टीकाकरण करने के लिए एएनएम जो है एक वैक्सीन कैरियर के अंदर ही वैक्सीन को रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास में बस 50 क्वेश्चन ही। और अब आप लोग बताइए कि इस 50 क्वेश्चंस में से कोई डाउट? सब क्लियर है? बताइए 50 क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है सभी को? कमेंट कीजिए सभी को 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं? इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए? क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड ही मेन काम होता है एएनएम का, इसीलिए सभी लोग अपना अपना बताइए। ओके ओके, 40, 43, 37, 32, 39। ओके, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग का अच्छा आ रहा है सभी का रिस्पॉन्स। और जिनका अगर 30 से कम है और 35 से कम है, आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जाकर एक बार फिर से पढ़िए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस